अब नाउ दैट AI has started screening your resumes, अगर आप resumes अब ठीक नहीं करोगे ना तो वो कोई ह्यूमन नहीं देख रहा है, वो AI के थ्रू हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा. आई वुड रियली रेट प्रैक्टिकल नॉलेज ग्रेटर देन द थियरी नॉलेज. सो आई थिंक ये बहुत ही बड़ा मिथ या मिसकंसेप्शन है कि HR तो बस ऐसे ही बैठे रहना है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है. HR acts as a backbone for the company, right? हाय देवेशी, वेलकम टू द शो. तो आपके बारे में जानते हैं और आपके करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं उसके बारे में जानते हैं. थैंक यू अरुण. हाय, माय नेम इज़ देविशी एंड मैं करंटली इंटर्नशाला में एज अ सीनियर HR एसोसिएट काम कर रही हूँ. सो मेरे को इंटर्नशाला में ऑलमोस्ट 1.7 ईयर्स हो चुके हैं. मैंने सितंबर 2022 से आई स्टार्टेड वर्किंग विद इंटर्नशाला एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन सीनियर HR एसोसिएट, जहाँ पे मेरा रोल मोस्टली टुवर्ड्स रिक्रूटमेंट है, दैट इज टैलेंट एक्विजिशन, जो दैट इन्वॉल्व्स कि मैं कंपनी के लिए हायर कर रही हूँ. जितने भी कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पे अगर ओपनिंग्स आती है किसी भी रोल में, जैसे सेल्स हो जाए, मार्केटिंग हो जाए, टेक हो जाए, उसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स हमें आती हैं एंड देन वी हायर फॉर द टीम्स. एंड मोस्टली 80% आई वुड से कि मेरा रिक्रूटमेंट में काम है. उसके अलावा आई ऑल्सो डन HR ऑपरेशंस, दैट इज ऑनबोर्डिंग ऑफ कैंडिडेट्स, देन हो गया कि उनकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, एग्जिट फॉर्मेलिटीज, एंड करंटली अभी मेरा काम एम्प्लॉय एंगेजमेंट में भी स्टार्ट हो चुका है. सो मेजरली आई वुड से 80% रिक्रूटमेंट रहा है एंड देन 20% इज द अदर HR ऑपरेशंस वर्क. ओके, नाइस. तो आप अभी HR जनरलिस्ट की तरफ भी जा रहे हैं थोड़ा सा, राइट? कि आगे बाकी रोल पे एक्सप्लोर कर रहे हैं आप. राइट. सो हाँ, करंटली मैं ये बोल सकती हूँ कि अभी मेरा HR जनरलिस्ट ही है ना. मैं ये भी नहीं बोल सकती कि मेरा 100% रिक्रूटमेंट है, कि मैं एक टैलेंट एक्विजिशन हूँ. बट करंटली आई फील कि अभी मैं सिंस मुझे 1.7 ईयर्स इंटर्नशाला में हो गया है, तो अभी आई एम एक्सप्लोरिंग HR के सारे फील्ड्स की मेजरली रिक्रूटमेंट, फिर HR ऑपरेशंस भी, पीपल मैनेजमेंट हो गया, या लेट्स से उनकी ज्वाइनिंग और एग्जिट फॉर्मेलिटीज हो गई, फिर एम्प्लॉय एंगेजमेंट में ये दिस इज समथिंग न्यू जो मैंने अभी मेरे को ये मिला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई वांट कि मैं इसमें भी अपने आप को भी एक्सप्लोर करूँ एंड देखूँ कि क्या पता ये भी मेरा एक इंटरेस्ट बन सकता है. तो एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि HR फील्ड होती क्या है. तो जैसे दूर से लोगों को दिखता है कि बहुत ही आराम का काम है, इसमें HR फील्ड में चले जाओ तो बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा, राइट? फिर कंपनी के सेंटर में रहेंगे, बहुत कोऑर्डिनेशन रहेगा, बहुत पावरफुल जॉब है. तो एक्चुअली में ये जॉब में आने के बाद ये फील्ड दिखती कैसे, ये है कैसे फील्ड? राइट. सो आई थिंक ये बहुत ही बड़ा मिथ या मिसकंसेप्शन है कि HR तो बस ऐसे ही बैठे रहना है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है. बट नहीं, आई थिंक HR इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फील्ड व्हेन इट कम्स टू एनी कंपनी. वो एक्ट्स एज अ बैकबोन फॉर द कंपनी, राइट? आप कैसे लोगों को हायर कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वही लोग आपकी कंपनी के लिए रेवेन्यू भी लाने वाले हैं, वो आपकी कंपनी के लिए काम भी करने वाले, दे गोइंग टू be the face of the company. So I think वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब एक HR को मिलती है कि आप वो लोग ऑनबोर्ड कर रहे हो. लेट्स से कि हाँ, ऑब्वियसली मैनेजर्स भी उन कैंडिडेट्स का फाइनल इंटरव्यू लेते हैं, बट फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड तो एक HR लेती है. तो आई थिंक अगर आप एक कंपनी बिल्ड कर रहे हो और उनके लिए लोग हायर कर रहे हो, एंड जो पर्सन वो ये कर रहा है, तो आई थिंक उनका रोल इतना आसान तो नहीं हो सकता है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो आई थिंक अगर आपने पूछा है कि HR एज सच कैसा फुल रोल कैसे दिखता है, सो आई वुड से इट्स अ वेरी वास्ट रोल. यूजुअली लोगों को लगता है कि, स्पेशली आई थिंक जब मैंने भी अपना करियर स्टार्ट करा था, तो मुझे भी लगता था कि HR में आई थिंक हायरिंग ही एक चीज़ है जो एक HR करता है. बट जब मैं HR में आई तो मेरे को पता लगा कि हायरिंग तो एक पार्ट है HR का. रिक्रूटमेंट इज़ वन ऑफ द पार्ट दैट प्लेज इन HR. बट आई थिंक उसके अलावा जैसे पीपल मैनेजमेंट, कॉम्पनसेशन, पे रोल, आपकी पॉलिसीज़ बनाना, आपकी एम्प्लॉय एंगेजमेंट करना, एंड लोगों के एग्जिट इंटरव्यूज लेना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सब कुछ HR में आता है. एंड उसके लिए स्पेसिफिक, हर फील्ड के लिए स्पेसिफिक HR भी एलोकेटेड. इन बिग MNCs जैसे कॉम्पनसेशन, पेरोल के लिए कोई अलग HR होगा, लेट्स से रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन के लिए कोई अलग HR होगा, देन लेट्स से एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए अलग HRs होंगे. तो आई थिंक ये बहुत ही वास्ट फील्ड है. तो आज की हमने शुरुआत की है HR के मिथ्स बस्ट करके.
तो जैसा बाहर से दिखता है वैसा होता नहीं है. इट्स नॉट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप जॉब, बट ये बहुत वास्ट फील्ड है जैसा देवेश जी ने बताया. तो जैसे आपका रिक्रूटमेंट का एक्सपीरियंस है, तो अगर हम रिक्रूटमेंट के बारे में जानना चाहें कि रिक्रूटमेंट में कोई अगर आना चाहता है एचआर फील्ड के अंदर, तो वो थोड़ा उसकी डिटेल अगर आप बताएंगे. राइट. सो आई थिंक रिक्रूटमेंट काफ़ी ही आई वुड से इंटरेस्टिंग भी रोल है, क्योंकि व्हाट इट हेल्प्स यू, आपको लोगों को आपको उनको समझना है, आपको उनको इंटरव्यू करना है, देन आपको उनको हायर करना है. तो इसमें आपको दोनों साइड को समझना है. आपको कंपनी के रिक्वायरमेंट्स भी समझना है कि लेट्स से अगर कंपनी एक रोल के लिए कह रही है कि हमें इस रोल के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आपको पहले उस रोल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस कैंडिडेट को हायर कर पाओगे. अगर आप ही रोल के बारे में अनक्लियर हो, तो अगर कैंडिडेट ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और आप बता ही नहीं पा रहे हो कि रोल क्या है, तो वो भी गलत इंप्रेशन शो करता है. और हर कंपनी में अलग अलग तरह के रोल होते हैं, राइट? टैग के रोल हैं, उसमें भी बहुत डिपार्टमेंट्स हैं. हाँ, राइट. सो मतलब आपको आई थिंक रिक्रूटमेंट ऑल्सो हेल्प्स यू टू डेवलप एंड ग्रो एज अ पर्सन, क्योंकि आपको पूरे बिजनेस के बारे में पता लग जाता है कि बिजनेस में अगर एक रोल में लेट्स से मार्केटिंग में कोई हायर हो रहा है, ग्रोथ मार्केटिंग में हायर हो रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि ग्रोथ मार्केटिंग होती क्या है, कंपनी में उसका क्या रोल है. सो व्हेन इट कम्स टू रिक्रूटमेंट, तो आपको दोनों साइड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज योर कंपनी साइड, आप पूरा रोल समझो, व्हाट इज द रोल, रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या एक्सपेक्टेशंस है जो हायर होगा. देन आपको कैंडिडेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप इंटरव्यूज ले रहे हो, जब आपके पास रेज्यूमेज आ रहे हैं, तो रेज्यूमे स्क्रीन करना कि वो स्किल सेट उस रिक्वायरमेंट से मैच करती है या नहीं. देन व्हेन आप एक कैंडिडेट को इंटरव्यू कर रहे हो, तो उनको समझना कि अच्छा जो उन्होंने रेज्यूमे में प्रेजेंट करा है, जो वो बोल रहे हैं, क्या वो मैच कर रहा है स्किल सेट से. देन कम्स द कोऑर्डिनेशन, एंड कोऑर्डिनेशन अगेन बोथ द साइड्स है. आपको मैनेजर से भी कोऑर्डिनेट करना है इंटरव्यूज के लिए, एंड आपको कैंडिडेट्स की अवेलेबिलिटी भी कैंडिडेट से भी आपको कोऑर्डिनेट करना है कि उनकी अवेलेबिलिटी भी मैच करे. सो अगेन रिक्रूटमेंट वही है कि अभी हमने सिर्फ रिक्रूटमेंट की बात करी, तो वो ही इतना वास्ट है. और अगर आप हर फील्ड के बारे में लर्न करना चाहते हो, तो रिक्रूटमेंट इज द बेस्ट डिपार्टमेंट. आपको अगर टेक के बारे में अगर कुछ रिक्रूटमेंट करनी है, तो पहले समझना पड़ेगा टेक होता क्या है. अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ की बात करूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि मैं हायर किसको करने जा रहा हूँ, तभी तो आप उसको रीच आउट कर पाओगे. सो इस फील्ड में बहुत सारी लर्निंग है, एंड आज हम ऐसे बहुत सारी चीजें कैप्चर करने वाले हैं. तो कीप वॉचिंग दिस शो टिल द एंड. तो आपकी जर्नी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई बिगिनर इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है, तो वो क्या क्या टिप्स उससे ले सकता है, या आप उसको क्या टिप्स शेयर कर सकते हो जर्नी के थ्रू. तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि लाइक आपने डिसाइड कैसे किया, लाइक जैसा होता है कि इंटरमीडिएट खत्म हुआ, उसके बाद आगे करियर का एक वो रहता है, डिलेमा रहता है कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करें, किसमें हम अपना करियर बनाना चाहते हैं. तो आपने वो डिसीजन कैसे लिया? राइट. सो मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से, विच वाज 2019 to 2022 वो किस फील्ड में करी थी? वो मैंने बीबीए में करा था. ओके. हाँ, बीबीए जनरल. मैंने स्पेशलाइजेशन, हमें ऑप्शन आता है थर्ड ईयर में स्पेशलाइजेशन का, बट शुरू से वो जनरल था. ठीक है. सो मेरा बैच ईयर वाज 2019 to 2022. ओके. सो आई थिंक उसके बीच में मेरा 3 साल की डिग्री में मैं सिर्फ 1 साल कॉलेज गई हूँ, क्योंकि कोविड के वजह से वो नहीं हो पाया. बट आई हैव ऑलवेज टेकन दिस एज अ वेरी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कि कोविड आया, एंड इट एक्चुअली डिड रियली हेल्प मी व्हेन आई विल से इन टर्म्स ऑफ माय करियर. क्योंकि एमिटी यूनिवर्सिटी हैज अ वेरी स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी. मतलब we have to have 75% attendance. तो ड्यूरिंग द कॉलेज आई डोंट थिंक, अगर वो फुल टाइम कॉलेज होता तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इंटर्नशिप करने का मौका मिलता. बट क्योंकि कोविड आ गया, हमारा वर्क फ्रॉम होम हो गया, हमारा ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तो उसके वजह से इन माई सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड कि मुझे इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, क्योंकि क्लासेस साइड बाय साइड चल रही थी, मेरे पास बहुत टाइम था. और क्योंकि थर्ड ईयर में एमिटी में बीबीए में मुझे स्पेशलाइजेशन लेनी थी, विच इज इधर एचआर या मार्केटिंग या सेल्स. मुझे किसी एक फील्ड में अपनी स्पेशलाइजेशन लेनी थी. सो लेने से पहले मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं इंटर्नशिप्स करके डिसाइड करूं मुझे क्या करना है, या फिर मैं लोगों से पूछ कर या मैं कुछ भी पिक कर लूं. तो सिंस हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी, आई थिंक इट रियली गेव मी दैट बेनिफिट कि मैं इंटर्नशिप्स, और सारी इंटर्नशिप्स भी कोविड के वजह से सब ऑनलाइन था. तो वो भी एक बेनिफिट हुआ.
तो आई थिंक मैंने इंटर्नशाला में ही लॉग इन करा था. आई बिन एज अ स्टूडेंट विद इंटर्नशाला सिंस 2019. तो मेरी जर्नी विद इंटर्नशाला तब से है. एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैंने लॉग इन करा. आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप थ्रू इंटर्नशाला. एंड अब अगर मैं बताऊँ कि मैं HR में कैसे आई, तो मैंने एक्चुअली पहले सारे फील्ड्स में इंटर्नशिप करी है. मैंने मार्केटिंग में भी करी है, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग एक इंटर्नशिप करी थी, मैंने सेल्स में एक इंटर्नशिप करी और सारी 2 months की. सो जो मेरा थर्ड इंटर्नशिप था वो अब HR था, क्योंकि मुझे सारे फील्ड्स में इंटर्नशिप करनी थी और मुझे वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेना था, तभी मैं डिसीजन लेना चाहती थी. तो जब मैंने अपनी थर्ड इंटर्नशिप करी HR में, वो भी 2 months की थी. जब मैंने वो इंटर्नशिप करी और मेरा उसमें भी रिक्रूटमेंट था, आई हैड टू कॉल द कैंडिडेट्स एंड हायर देम फॉर अ रोल. वो बेसिक था बिल्कुल कि मुझे कैंडिडेट्स कॉल करना है और उनको रोल समझाना है और हम उनको हायर करना है. तो आई थिंक वो जब मैंने HR इंटर्नशिप करी ना, तब मुझे था कि मुझे इस फील्ड में ही करना है, मुझे इस फील्ड के बारे में और समझना है. जब मैंने सेल्स करा, मैंने मार्केटिंग करा, मेरा इतना इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हुआ. बट जब मैंने फर्स्ट HR इंटर्नशिप करी, मुझे था कि मैंने डिसाइड तो नहीं कर लिया था, बट मुझे था कि मुझे एक और इंटर्नशिप HR में करनी है. तो मैंने आई थिंक अपने कॉलेज के टाइम ही मैंने 4 इंटर्नशिप्स HR में ही करी है. Nice. तो आई थिंक टिल माई 4th इंटर्नशिप आई हैड डिसाइडेड कि आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे HR में ही जाना है. तो आपने इतनी सारी इंटर्नशिप HR में कर ली, आपने बोला डिजिटल मार्केटिंग में करी, तो कॉलेज में कौन से ईयर से आपने इंटर्नशिप? सेकंड ईयर से आपने स्टार्ट कर दिया था. और राइट, छोटी इंटर्नशिप वो छोटी थी क्योंकि या तो 2 महीने की थी या मैक्सिमम 3 महीने की. उस टाइम ऑनलाइन इंटर्नशिप, क्योंकि कोविड स्टार्ट हुआ था, कंपनीज ने भी ऑनलाइन ही अपने इंटर्नशिप स्टार्ट करे थे, तब ड्यूरेशन कम होता था. उस समय क्या? हाँ, अपॉर्चुनिटीज थी ऑनलाइन, काफी अपॉर्चुनिटीज थी, क्योंकि कंपनीज कोई ऑफिस तो नहीं जा पा रहा था, एंड दे वर हायरिंग इंटर्न्स ओनली. एंड इंटर्नशाला में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, बट आई हैव नोटिस्ड कि ड्यूरेशन कम होता था. मैक्सिमम 3 months के ड्यूरेशन होते थे. तो मैंने आई थिंक मेरी 4th इंटर्नशिप तक तो मेरे को हो गया था कि मुझे HR में ही करना है. मैंने चारों इंटर्नशिप रिक्रूटमेंट में ही करी है. एंड एक इंटर्नशिप में तो मैंने एक्चुअली इंटर्नशाला में एज अ रिक्रूटर भी लॉग इन. इंटर्नशाला में? हाँ, मतलब एज इन कि मैं उन कंपनी के लिए हायर कर रही थी, तो मैं एज अ रिक्रूटर मैंने इंटर्नशाला पे पोस्ट भी करा था. ओके. एंड इंटर्नशाला एम्प्लॉयर भी आपने पोस्ट किया था इंटर्नशाला. सो मेरी जर्नी एज अ स्टूडेंट भी रही हुई है, एज एन एम्प्लॉयर भी रही हुई है. नाउ आई एम वर्किंग विद इंटर्नशाला. तो वो काफी ही अच्छी मेरी जर्नी रही थी. एंड स्टार्टिंग से एंड तक कहीं ना कहीं इंटर्नशाला उसका पार्ट ही रहा है. अभी भी इंटर्नशाला है. आई थिंक जब मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था, तो जिन्होंने मेरी हायरिंग मैनेजर ने इंटरव्यू लिया था, तो मैंने भी वही बोला था कि आई वॉज अ स्टूडेंट, देन आई ऑल्सो हैड अ अपॉर्चुनिटी टू बी एन एम्प्लॉयर एट इंटर्नशाला. मैंने इंटर्नशाला से लोग हायर भी करे, एंड नाउ आई एम वर्किंग फॉर इंटर्नशाला. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो शुरू से मेरी जर्नी यहाँ तक ही आ रही थी. कहीं ना कहीं उसका बिग पार्ट रहा है. तो जैसे आपने इतनी सारी इंटर्नशिप्स करी, कई लोग बड़े स्ट्रगल करते हैं इंटर्नशिप. जैसे कई इंटर्नशाला में आते हैं या फिर हमको भी रीच आउट करते हैं कि हमारी जॉब नहीं लग पा रही है. तो क्या रीजन आपको लगता है कि अगर कोई क्रैक नहीं कर पा रहा है, HR इंटर्नशिप की अगर हम बात करें, क्रैक नहीं कर पा, तो क्या रीजन हो सकते हैं? राइट. सो एज अ बिगिनर जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना HR इंटर्नशिप जब मुझे मिली थी, तो हम जब HR इंटर्न हायर करते हैं ना, सो ऑब्वियसली हमें पता है कि उनके पास स्किल सेट, आई वोंट से स्किल सेट बट एक्सपीरियंस नहीं है. जब मैंने भी HR इंटर्नशिप अप्लाई करा था, मेरे पास HR इंटर्नशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं था. बट अगर आप HR फील्ड में आना चाहते हो ना, कि आप अपने आप को कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो, यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिटन स्किल्स. स्पेशली अगर आप इंटर्नशाला पे अप्लाई कर रहे हो, आप देखोगे कि यू हैव टू राइट अबाउट योर सेल्फ. आपको एक पूरा एप्लीकेशन जब फिल करते हो, आपको अपने बारे में लिखना होता है, आपको वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस रोल एंड वाई यू शुड बी हायर्ड फॉर दिस रोल. व्हेन यू आर एबल टू एक्सप्लेन योर सेल्फ व्हाइल राइटिंग, आई थिंक वो एक स्किल सेट हम बिगिनर्स में देखते हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो. एंड आपको अपने रेज्यूमे को बहुत ही फाइन रखना है. आप जितना प्रेजेंटेबल अपने रेज्यूमे, अपने कवर लेटर को रखोगे, आई थिंक वो ही बेस्ट वे है कि एक कैंडिडेट जो स्पेशली इंटर्न है या जो फ्रेशर है, वो हायर हो सकते हैं, उनके चांसेस बढ़ते हैं. अगर आपसे रीजन जानना चाहें कि जैसे आप भी बहुत हायरिंग करते हो, राइट, तो कॉमन आपको रिजेक्शन रीजंस क्या दिखते हैं फ्रेशर्स में? फ्रेशर्स की बात करते हैं. हाँ, राइट. सो आई थिंक सबसे पहले तो फर्स्ट
फिल्टर ही हमारा फर्स्ट फिल्टर ऑफ स्क्रीनिंग होता है रेज्यूमे स्क्रीनिंग, एंड सबसे पहले ही जो मेजरली लोग रिजेक्ट हो जाते हैं वो रेज्यूमे के बेसिस पे हो जाते हैं। एंड दूसरा होता है कि बहुत आजकल कंपनीज लिंक्डइन पे भी डालती है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस रोल सेंड अस एन ईमेल एट दिस ईमेल आईडी टू अप्लाई। तो आजकल इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ऑन पोर्टल्स लोग कहते हैं कि आप हमें ईमेल भेजो विद अ गुड सब्जेक्ट लाइन एंड अपने बारे में थोड़ा लिखो और अपनी सीवी भेजो। मोस्ट ऑफ द लोग सब्जेक्ट लाइन ही नहीं लिखते, कुछ नहीं लिखते, बस सीवी भेज देते। अब हमें तो पता ही नहीं आप किस चीज़ में अप्लाई कर रहे हो, आपने कहाँ आपको इंटरेस्ट है, आप बस एक सीवी। हमारे पास अगर 50 आते हैं ईमेल्स, उसमें से अगर 10 लोगों ने सिर्फ सीवी भेजा है, 40 लोगों ने कुछ लिख कर भेजा है, तो ऑब्वियसली एज एन HR एज एन रिक्रूटर हमारी प्रायोरिटी उन 40 लोगों के पास पहले जाएगी। हमें तो पता ही नहीं, आपने सिर्फ सीवी भेज दिया है, हमें नहीं पता आपको किस में इंटरेस्ट है, आपको क्या करना है, आपने क्यों भेजा है। सो आई थिंक अनदर थिंग आजकल, क्योंकि बहुत कंपनीज सीधा आपकी ईमेल्स में ही आपको कहते हैं कि अप्लाई करो, कवर लेटर में भी पता लग जाता है। हाँ, कवर लेटर में। तो आई थिंक आपको ईमेल लिखना आना चाहिए, रिटन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत, हाँ, रिटन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ईमेल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो आधा तो फिल्टर स्किल वहीं पे हो गया कि आप कम्युनिकेट रिटन में नहीं कर पा रहे हो। हाँ, मतलब किसी ने सब्जेक्ट लाइन ही नहीं लिखा, बस लिख दिया है कि कुछ तो लिख देते हायर मी। अब हायर मी फॉर व्हाट रोल, आप कुछ तो बताइए कि अच्छा अगर आप फ्रेशर भी हो, आप बस लिख दो कि आई एम अ फ्रेशर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस रोल, योर कंपनी इज हायरिंग फॉर दिस रोल। कुछ तो लिखो ताकि हमें पता लगे कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, कुछ रिटन स्किल्स का पता लगे। तो एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स में रिटन वर्बल तो उसमें बहुत अच्छे चाहिए और वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए जब आप इस प्रोसेस में इसका पार्ट होता है। राइट। तो पहला आपने बताया है कि रिज्यूमे सही नहीं रहता है, राइट। अगर हम रिज्यूमे की स्ट्रक्चरिंग बोलें कि कॉमन स्ट्रक्चरिंग, जनरल स्ट्रक्चरिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो उसको कुछ टिप्स देना चाहेंगे? राइट। सो स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, सिंस बहुत लोगों के पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस नहीं होता है, आप स्टिल अपने रेज्यूमे को आई मीन यू कैन स्टिल कीप इट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कि सब कुछ पॉइंटर्स में लिखो। हम पैराग्राफ्स नहीं पढ़ते हैं, कोई मतलब पैराग्राफ पढ़ने में ना वो अटेंशन नहीं जाता है। अगर आप खुद ही कंपेयर करना कि किसी ने पैराग्राफ में वही सेम चीज़ लिखी और किसी ने उसी चीज़ को 5 पॉइंट्स में लिखा है, आपका सीधा अटेंशन उन 5 पॉइंट्स में जाएगा। एंड ऑलवेज कैटेगराइज योर रेज्यूमे। जैसे लेट्स से आपकी फर्स्ट कैटेगरी होगी योर स्किल्स, आप स्किल्स लिखो, उसके नीचे पॉइंट्स करके अपने स्किल्स लिखो। ऑल्सो स्किल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्किल्स आपके पास है आप वो ही लिखो, क्योंकि हमने बहुत बार ये देखा है कि लोग स्किल्स सर्च करते हैं गूगल पे स्किल्स एंड वो लिख देते हैं, एंड जब हम उनसे पूछते हैं, किसी ने एज अ फ्रेशर लिखा हुआ है लीडरशिप। अब एज अ फ्रेशर आपने कैसे, आपको पता है कि आपने लीडरशिप है, लीडरशिप तो तब आता है लेट्स से कि आपने काम करा है, आपने इंटर्नशिप करी, आपने किसी को टीम को लीड करा है, कोई लिख देते टीम लीडिंग स्किल्स। अब ऐसे स्किल्स लोग लिख देते, हाँ, और वो इंटरव्यू के टाइम पे हम पूछ लेते कि आपने स्किल क्यों लिखा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आप स्किल्स मेंशन कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि वो ही स्किल्स, अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है, लेट्स से कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि अच्छा आपने स्किल लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके पास उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई आंसर हो, आप बस स्किल्स, अपनी स्किल्स का कॉलम बढ़ाने के लिए स्किल्स मत लिखिए। आप जो स्किल्स लिख रहे हो आप एटलीस्ट उसको जस्टिफाई कर सकते हो अगर आपका इंटरव्यूअर पूछ रहा है। सो एक वो इम्पॉर्टेंट है। एंड दूसरा, हाँ, जैसे हम कह रहे थे कि कैटेगराइज करो, सो सेकंड कैटेगरी हो सकती है आपकी एजुकेशन। आप अपने एजुकेशन को बहुत क्लियरली कैटेगराइज करो, आप बोल्ड कर सकते हो अपने यूनिवर्सिटी के नेम को, देन आप परसेंटेज भी बता सकते हो, आपने कौन से सब्जेक्ट्स या आपने कौन सी डिग्री करी है वो बता सकते हो। देन आपने को करिकुलम एक्टिविटी, स्पेशली एज अ फ्रेशर दिस इज अ की पॉइंट कि अगर आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है, आप को करिकुलम एक्टिविटीज को हाईलाइट करो, उसके अंडर आप लिख सकते हो, बट अगेन पॉइंटर्स। एंड जितना आप फॉर्मेटिंग पे ध्यान दोगे ना रेज्यूमे में, उतना ही आपका रेज्यूमे आउटशाइन करेगा। और क्रिस्प एंड शॉर्ट रखो ज्यादा। हाँ, वो तो है, 1 पेजर है तो बहुत अच्छा है, 1 पेज है बहुत बेटर होगा, क्योंकि हमारे पास आप खुद देखिए अगर एक रेज्यूमे आते हैं, बहुत रेज्यूमेज आते हैं, और हमें जितना हमारा, एंड ऑल्सो अनदर थिंग, आप जितने वर्ड्स को बोल्ड कर सकते हो ना, या आप हाईलाइट कर सकते हो, आप वो भी करो। जैसे आप को करिकुलर एक्टिविटीज में ही लिख रहे हो कि आई हैव वन अ डिबेटिंग कॉम्पिटिशन, आप वन को हाईलाइट कर सकते हो और आप डिबेट कॉम्पिटिशन को हाईलाइट कर सकते हो।
तो हम जब पढ़ेंगे ना तो हमारे सीधा, एंड दिस इज अ वेरी ह्यूमन थिंग कि अगर आप भी कोई रेज्यूमे पढ़ोगे, अगर कोई चीज़ हाईलाइटेड है, अगर कोई चीज़ बोल्ड है या डिफरेंट कलर में है, तो आपकी सीधा अटेंशन उसी चीज़ पे जाती है। तो हाँ, आप अपने कीवर्ड्स को भी बोल्ड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक अ गुड टिप फॉर बिल्डिंग योर रेज्यूमे। तो ये तो होगी पहली बात, है ना। तो ये पूरा रोड मैप एक तरह से हमने डिस्कस कर लिया बिगिनर्स के लिए। तो रिज्यूमे के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अगर किसी को क्या कहते हैं ये हायरिंग प्रोसेस में क्रैक करना है उसको? राइट, सो जैसे लेट्स से कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, ठीक है, एंड आपको आई थिंक नेक्स्ट एक टेलीफोनिक कॉल आती है। सो दूसरी थिंग मैंने काफ़ी नोटिस करेंगे, जब आपको एक टेलीफोनिक कॉल आती है ना, कि आपको उतने ही एनर्जी के साथ यू शुड बी ऑन कॉल। लेट्स से पहली बात तो आपको नंबर नहीं पता, एज अ कैंडिडेट पर्सपेक्टिव देते हैं कि चलो आपको नंबर नहीं पता, आपको एक अननोन कॉल से कॉल आ रहा है, ठीक है, कॉल्स उठाओ। आपको पता है आपने अप्लाई करा है तो आपको कॉल्स आएंगे, सो बी अटेंटिव ऑन कॉल्स, आप कॉल्स उठाएं। दूसरी बात, जब भी कॉल उठाते हैं एज एन एचआर, हमारा फर्स्ट थिंग ये होता है कि लेट्स से हम पहले बोलते हैं कि हाई, एम आई स्पीकिंग टू XYZ, आगे से वो हाँ बोलेंगे, देन हम सीधा बोल देते हैं कि हाई, आई एम देवशी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंटर्नशाला, आई एम एन एचआर वर्किंग देयर। सो जब आप वो चीज़ सुनते हो ना, यू शुड बी वेरी अटेंटिव कि अच्छा एक एचआर कॉल कर रहा है तो ये जॉब के लिए होगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने अप्लाई करा है। रिस्पॉन्स भी एनर्जेटिक होना चाहिए, मैं भी इंटरेस्टेड हूं, मैंने अप्लाई किया है। मतलब आप खुद देखो कि अगर हम किसी से बात करें, कोई ढीला ढाला, हाँ जी, हाँ ठीक है, आपने जैसे अप्लाई ऐसे कर दिया था, तो नहीं, हम पूछते हैं कि अच्छा आपने अप्लाई करा था, हाँ मैंने करा था। मतलब अगर आप ये रिस्पॉन्स देखो और किसी ने कह रहे कि यस मैम आई अप्लाइड, एंड हम जब ग्रीट करते हैं तो अगर हम बोलेंगे कि हाय हाउ आर यू डूइंग, एंड आगे से कोई कहता है कि फाइन, एक बंदा फाइन कह रहा है और कोई कह रहा है कि मैम आई एम गुड, हाउ आर यू, सो हमारा अटेंशन उसके पास जाएगा कि अच्छा वो हमें सेम रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो क्योंकि आपके लिए लेट्स से एज अ कैंडिडेट पर्सपेक्टिव आपका दिन का फर्स्ट एचआर कॉल होगा, बट हमने 20-25 लोगों को कॉल कर लिया है, और अगर हमारे पास लेट्स से 25th कॉल में उस पर्सन ने हमें सेम एनर्जी दिखाई है, तो हमारा भी मन करता है और बात करने का। कोई पर्सन हमें वो एनर्जी शो ही नहीं कर रहा है, देयर जस्ट सेइंग हाँ ओके मैम, हाँ मैम अप्लाई तो करा था, ये इंस्टेड ऑफ समवन सेइंग कि यस मैम आई अप्लाइड, वो एनर्जी, अगर आप जितना एनर्जेटिक होगे ना कॉल पे, जितना आप अटेंटिव आप दिखाओगे कि यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस रोल, वो इंटेंट, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड पॉइंट। वो आपका आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कॉल होना चाहिए, बी इट टेलीफोनिक, बी इट वर्चुअल, बट यू शुड शो द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको सामने से मिल रही है। एंड अगेन अ वेरी ह्यूमन थिंग, अगर आपको सेम एनर्जी लेवल मिल रहा है तो आपका भी मन और करता है बात करने का। अगर आपकी एनर्जी अप है पर किसी की बहुत लो एनर्जी है तो आपकी खुद डाउन हो जाती है, अच्छा उसको, मेरे को नहीं लग रहा उसको इंटरेस्ट भी है रोल में, बट किसी के स्किल सेट्स भी, अभी हमने स्किल सेट की तो बात ही नहीं करी है, पर वो एनर्जी ही इतनी पॉजिटिव है ना कि आपको और मन करता है बात करने। और हो सकता है कि किसी की स्टार्टिंग इंटर्नशिप या जॉब्स क्रैक नहीं हुई, राइट, होता है थोड़ा सा कि डिमोटिवेशन हो गया, बट जब आप कॉल पे आ रहे हैं तो ये चीजें रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, राइट, आप बिकॉज एकदम फ्रेश रिस्टार्ट करिए, फ्रेश अप्लाई करिए, फ्रेश कॉल का रिस्पांस करिए, बिल्कुल एनर्जेटिकली, राइट, कि हम भी काफी रिजेक्शंस एज एन एचआर भी सुनते हैं, और रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हर जगह रिजेक्शन होता है, हर चीज में होता है, पहली बार कोई भी चीज सक्सीड नहीं करती है और उसको वहां तक पहुंचने में टाइम लगता है, राइट। तो इसीलिए शुरू में इसके लिए प्रिपेयर रहें और कोशिश करें कि हर बार जब भी आप नया रिस्टार्ट करें, नई जॉब की सर्च करें, इंटर्नशिप की सर्च करें, तो एनर्जेटिक होकर करें, जॉब लग जाएगी, सबकी जॉब लगती है, सबकी इंटर्नशिप लगती है, right. बस आप ट्राई करते रहना, ठीक है। अब सेकंड आ गया टेली कॉलिंग का, आपने बोला कि जब कॉल आता है एनर्जेटिकली बात कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट स्टेप में अगर हम जानना चाहें तो टिप्स आपसे। राइट, सो आई थिंक टेलीफोनिक राउंड पे भी, और ऑल्सो आई थिंक मैंने ये भी देखा है कि हम ये बोलते हैं कि आपको कंपनी के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उनका बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत बार होता है कि एज एन फ्रेशर स्पेशली कि हम बहुत कंपनीज में अप्लाई करते हैं, विच वी अंडरस्टैंड, एज एन एचआर वी अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग, आई वुड रियली रिक्वेस्ट फॉर यू टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन द कॉल, ठीक है, कि लेट्स से अगर हमने पूछा है कि डू यू नो अबाउट इंटर्नशाला, अगर आपको नहीं पता, इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लैबरिंग कुछ भी बोलना कि अच्छा हाँ इंटर्नशाला ये था, उससे बेटर है अगर आप हमें ऑनेस्टली बताओगे ना कि नो मैम सॉरी, आई हैव अप्लाइड इन a lot of companies, I am not very clear what the company does, that is also
दैट इज समथिंग वी कंसिडर, वी बिकॉज ये एक स्किल सेट ही है, आई वुड से इट्स अ क्वालिटी कि आप ऑनेस्टली बता रहे हो. हाँ, एंड विच इज वेरी नॉर्मल. हम ऑब्वियसली हम बोलते हैं कि हाँ इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको कंपनी के बारे में पता हो, बट हम ये भी समझ रहे हैं कि एज अ फ्रेशर आप बहुत जगह अप्लाई कर रहे हो, बहुत डिफरेंट पोर्टल्स पे अप्लाई कर रहे हो, आप डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, डिफरेंट लेट्स से रोल्स पे भी अप्लाई कर रहे हो. तो ये बहुत नॉर्मल है फॉर यू टू नॉट रिमेंबर कि आपने किस रोल के लिए, विच इज वेरी नॉर्मल. एंड बट आपको ऑनेस्ट होना चाहिए. अगर हमने पूछा और हम आपसे ब्लैबर कर रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो, हमें समझ आ जाता है कि आपको नहीं पता, बट आप झूठ कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो. आप सीधा, और आई थिंक सेकेंड थिंग, आपको जो भी आप बोल रहे हो ना, यू शुड बी वेरी हम्बल एंड वेरी पोलाइटली आंसर. आप बहुत आराम से बोल सकते हो कि मैम आई एम रियली सॉरी बट आई डू नॉट रिमेंबर अबाउट द कंपनी, इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड हेल्प मी आउट विद दिस, and post the interview I will read about it again, kuch bhi, but be very honest during the interview. So this is also, I think I would mention ki one of the very important feature, I mean not feature, one of the important skill set that we, or we quality that we look in the अब हम skill set की बात कर रहे हैं, तो हम HR फील्ड में स्पेसिफिकली बात करें कि कौन कौन से स्किल सेट्स देखे जाते हैं. आप तो रिक्रूटर भी हो, आप हायरिंग भी बहुत करी है आपने, तो अगर हम बात करें किसी को HR फील्ड में एंटर करना है तो किन किन स्किल सेट को पकड़ना चाहिए उन्हें अपने ग्रेजुएशन टाइम में कि उसको इम्प्रूव करें. जैसे आपने बताया कि क्या कहते हैं, एक तो ऑनेस्ट तो रहें, राइट. स्टार्टिंग में आपने बताया कि रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हैं, वर्बल भी अच्छे हैं. तो अगर हम स्किल्स की बात करें तो HR फील्ड में आने के लिए कौन कौन से स्किल्स मैटर, टॉप अगर आप रखना चाहें सीरियल वाइज, तो कौन कौन से? सो आई थिंक काफ़ी लोगों ने हमेशा बोला है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स तो स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए. उससे ज़्यादा आई फील एन HR शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिसनिंग स्किल्स. आई रियली फील कि लिसनिंग स्किल्स उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कम्युनिकेशन, बिकॉज आपको बोलना तो है, आपको कम्युनिकेट करना है, बट उससे ज़्यादा आपको लोगों को सुनना है. You need to understand what people are talking. ठीक है, let's say कि अगर हम रिक्रूटमेंट में लेते हैं, अगर आप सुनोगे ही नहीं कि हायरिंग मैनेजर क्या रिक्वायरमेंट दे रहा है, आप कम्युनिकेट कैसे करोगे कैंडिडेट्स को? सो आई थिंक, आई रियली फील, इन माई ओपिनियन, लिसनिंग स्किल्स इज मोर important, or I would give it more priority than communication skills, because as an HR you need to be a very good listener. आप अगर एंड लिसनर के साथ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर लिसनिंग. अगर आप वो चीज़ समझ ही नहीं रहे, लेट्स से ये हमने रिक्रूटमेंट में बात कर लिया, एक एग्जांपल कि आप हायरिंग रिक्वायरमेंट्स ही नहीं सुन रहे आराम से, तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? जैसे HR में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जैसे आपने भी डिस्कस करा था, वो भी एक पार्ट होता है. अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में अगर आप दोनों पार्टीज की बात ही नहीं सुन रहे हो, आपने एक पार्टी की बात सुनी, आपने अपना कम्युनिकेट कर लिया, आप दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे, आप सुन ही नहीं रहे. अगर आप सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, हाउ विल यू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट? तो आई थिंक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज लिसनिंग स्किल्स. इसमें एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा. फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बोला कि अलग अलग फील्ड की हायरिंग करते हैं, आपको टेक में किसी को लेना है, राइट? किसी को अगर कोई कोड एंड्रॉइड डेवलपमेंट में किसी को रहना है, तो पहले समझना भी तो चलेगा कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट होता क्या है, तभी तो कम्युनिकेट कर पाओगे आप, राइट? बिकॉज पहला कांटेक्ट पॉइंट तो HR ही होता है, और वही उसको एक्सप्लेन करेगा कि हमें ये स्किल्स चाहिए. तो वो समझने के लिए भी वो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करोगे, उनकी रिक्वायरमेंट समझोगे, उनसे सुनोगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, रिटन में समझोगे, है ना, वर्बली समझोगे, एक्सप्लोर करोगे. तो मुझे लगता है कि आपको इसमें इन एडिशन टू एक पॉइंट मैंने और दे दिया है एग्जांपल समझने के लिए, कि इसलिए लिसनिंग स्किल्स बहुत जरूरी है. राइट. एंड योर ज़ील टू लर्न, योर ज़ील टू ग्रास्प नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अगेन आपने बोला कि अगर, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने BBA करी है, और अगर मुझे टेक हायरिंग करनी है तो मुझे उस टेक को समझना पड़ेगा और उसके ऊपर रिसर्च भी करना पड़ेगा. ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला लेट्स से वो एंड्रॉयड डेवलपर हायर कर रहे हैं, मैंने उनके साइड से सब समझ लिया, बट अपनी नॉलेज के लिए मैंने खुद भी रिसर्च करा कि अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर्स करते क्या है बेसिकली, उनके क्या और कंपनीज में की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. तो दैट ज़ील फॉर नॉलेज, दैट ज़ील टू लर्न थिंग्स, टू रिसर्च, आपकी रिसर्च स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, राइट? आई थिंक ये ही फ्यू स्किल सेट्स है एज एन HR दैट वुड रियली हेल्प स्टैंड आउट.
एंड आई थिंक टॉप 2 skills वो बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स है, विच इज़ योर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग लिसनिंग skills. I think if we talk about hard skills, then I would say MS Excel is something that is really important, one of the key skill that you should have as an HR, because there will be a lot of things जो आपको data ही मैनेज करना है. बहुत डेटा मैनेजमेंट है, वो रिक्रूटमेंट में भी डेटा मैनेजमेंट है. जब आप लोगों के सैलरीज बना रहे हो वो डेटा है. टीम में कितने लोग हैं उनको भी डेटा शीट्स में ही हम मेंटेन करते हैं. सो एक्सेल आना भी आई फील बहुत इंपॉर्टेंट है. देन उसके साथ आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन जनरल, आई थिंक वन ऑफ द टूल्स आई वुड से कि यू कैन लर्न if you're interested coming in the field of HR. Also we have all the skills available in Internshalla platform. स्किल की भी आप टेंशन मत लीजिए, आप इस Internshalla प्लेटफॉर्म से भी अवेल कर सकते हैं फॉर अ मिनिमल कॉस्ट. राइट. एंड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स Internshalla की एक्चुअली काफ़ी अच्छी है. मैंने खुद MS Excel का कोर्स वहीं से करा है. एंड वेरी इन डेप्थ आपको स्पेशली फॉर अ बिगिनर, समवन हु डजंट नो एक्सेल एट ऑल, आई थिंक वो कोर्स काफ़ी ही अच्छा है. एंड वी हैव बिगिनर एक्सेल ऑल्सो, वी हैव एडवांस एक्सेल ऑल्सो. सो आई थिंक if you are a fresher and आप अपने skill sets improve करना चाहते हो, I think courses is one of the best way, especially to upskill yourself and especially to develop your hard skills. So I think courses भी as in a fresher you should do. And this can be mentioned in resume also, right? Yes, definitely. आप अपने ये अब अगेन ये 2 कैटेगरीज में भी मेंशन हो सकते हैं. आप अपने स्किल्स में भी लिख सकते हो कि यू नो MS Excel. ऑल्सो एक और कैटेगरी की करके आपने एक्स्ट्रा उसमें आप लिख सकते हो कि यू हैव डन अ कोर्स फ्रॉम लेट्स से Internshalla इन एडवांस MS Excel. तो आपकी 2 कैटेगरीज में अगेन आपका रेज्यूमे और थोड़ा फिल लगेगा, स्पेशली फॉर अ फ्रेशर. ठीक है. तो आफ्टर रिज्यूमे जब हम इंटरव्यू पे आते हैं तो वहां पे किन किन बातों का ध्यान रखना, कुछ टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से कि इन बातों का ध्यान रखो, ये आपको हेल्प करेंगे एक इंटरव्यू क्रैक करने में. राइट. एंड ऑल्सो फॉर बोथ, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ऑफलाइन इंटरव्यूज, आपके वर्चुअल इंटरव्यूज भी चल रहे हैं. तो एक तो इन ऑफिस भी चल रहे हैं और एक वर्चुअल, तो दोनों के अगर टिप्स आप शेयर करना चाहे इंटरव्यू में. राइट. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट वर्चुअल इंटरव्यूज पहले. सो सबसे पहले यस, इस पॉइंट पे नाउ दैट आपको वर्चुअल इंटरव्यू का जब आपको एक ईमेल आ जाता है या आपको कॉल आ जाता है, आई थिंक उस टाइम आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपको जॉब डिस्क्रिप्शन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगेन विच इज़ वेरी नॉर्मल, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे, वो आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हो. बट बिना जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े इंटरव्यू में आना, it's not a good thing. and वो actually as a red flag we consider a candidate जिसको job description ही नहीं पता but वो virtual interview के लिए आ रहा है. टेलीफोनिक इंटरव्यू में यूजुअली वी अंडरस्टैंड, क्योंकि वो एक बेसिक स्क्रीनिंग राउंड होता है, उसमें वी अंडरस्टैंड कि ठीक है हमने आपको अभी बस कॉल करा, अगर आपको नहीं पता दैट्स फाइन. बट वर्चुअल इंटरव्यू आपको प्रॉपर एक ईमेल आता है, आपका कैलेंडर बुक होता है. अब आपको ऑलरेडी 1 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले आपको पता है कि आपका इंटरव्यू आ रहा है, तो आई थिंक तब आपको वेल रिसर्च होना चाहिए. एक हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन, एक हो गया कंपनी के बारे में. यू शुड बी वेल रिसर्च्ड अबाउट द कंपनी. सेकेंड टिप ड्यूरिंग द वर्चुअल इंटरव्यूज, प्लीज चेक योर कैमराज, योर इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड द प्लेस दैट यू गिविंग द इंटरव्यू. ये भी आपको लगता होगा कि मतलब एज अ कैंडिडेट पर्सपेक्टिव उनको लगता है कि तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, अच्छा ठीक है थोड़ा नेट खराब हो गया या कैमरा नहीं वर्क करा. वी एक्चुअली चेक दिस टू अंडरस्टैंड एंड दिस स्पीक्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी. मतलब अगर आप बहुत प्रेजेंटेबल हो इंटरव्यू में, दैट गिव्स एन अपर एज टू द इंटरव्यूअर. अच्छा उसने चेक करा है कि वो एक साइलेंट रूम में है एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा है एंड कोई शोर नहीं आ रहा है, ही इज वेल प्रेजेंटेबल, कैमरा पहले से हाँ वेल प्रिपेयर्ड है, कैमरा ऑन है. एंड जैसे ही यूजुअली लोग क्या करते हैं कि वो बोल देते हैं कि अच्छा हमारा कैमरा नहीं चल रहा इंटरव्यू के बीच पे. अगर बहुत केसेस ये भी हो सकते हैं कि अगर आपका कैमरा नहीं चल रहा, आप एटलीस्ट इंटरव्यू से पहले इन्फॉर्म कीजिए. मतलब अगेन बहुत नॉर्मल है ये चीजें होना, हमारे साथ भी होता है, हमारा बीच में कैमरा नहीं चल रहा है, बीच में इंटरनेट कुछ ग्लिच आ गया, दैट इज कम्प्लीटली फाइन. अगेन क्योंकि ये स्किल हमारी ऑनेस्टी वाली स्किल आ जाती है. बी ऑनेस्ट बिफोर द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द इंटरव्यूअर.
that will give you an upper hand in the interview. 10-15 मिनट्स पहले, हाफ एन आवर पहले टेस्ट कर लें, हाँ. एक लोकेशन पे कैमरा रख ले, पता चले कि इंटरव्यू समय वो गिर रहा है कैमरा, राइट, लैपटॉप में इंटरनेट नहीं आ रहा है, कैमरा स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हाफ एन आवर पहले ही रेडी करके रख लें, बैकग्राउंड देख लें कि बैकग्राउंड में ज़्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं है, राइट. एंड फिर आई थिंक मोर टिप्स आई वुड गिव ड्यूरिंग द वर्चुअल इंटरव्यू इज कि अगेन यहाँ पे फॉर एनी रोल बी एन अटेंटिव लिसनर. आप पहले इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस को समझो, जस्ट डोंट जंप टू आंसर. ट्रू. कई लोग बीच में ही वो काट देते हैं, वो बीच में ही कट कर देते हैं क्यों, या तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत एक्साइटेड है, ठीक है. आप अगेन you need to show your positive energy, not over excitement, not over confidence. ये नहीं शो करना, आपको positive energy शो करनी है. बट आपको अगेन बी अ वेरी गुड लिसनर. आप समझो कि इंटरव्यूअर क्या पूछ रहे हैं. बहुत बार होता है हम क्वेश्चन कुछ और पूछते हैं क्योंकि कैंडिडेट ने सुना नहीं और वो ही इज जस्ट रेडी टू आंसर, वो आंसर कुछ और बता देता है एंड वो फिर पूरा फ्लो खराब हो जाता है. देन एज एन इंटरव्यूअर यू ऑल्सो फील कि हम पूछ कुछ और रहे हैं, आप बता कुछ और रहे हो. अगेन डजंट गिव अ गुड इम्प्रेशन. सो आप पहले समझो. ऑल्सो अगर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस है तो जस्ट टेक 2-3 मिनट्स. आप इंटरव्यूअर को बहुत ऑनेस्टली बोलो कि ओके कुड यू जस्ट अलाउ मी 2-3 मिनट्स टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. कंप्लीटली फाइन. अगेन अ वेरी गुड थिंग. हमें तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें लगती है कि अच्छा इंटरव्यूअर बोल रहे ठीक है, टेक योर टाइम, आंसर. जस्ट क्वेश्चन सुन के ही आंसर करना अगर आपको नहीं आता, इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. उससे बेटर है आप टाइम लो, आप आराम से आंसर करो. अगेन गिव्स अ पॉजिटिव थिंग. कुछ ऐसा भी होता है क्या कि मैंने खुद भी इंटरव्यूज लिए हैं, तो आपको लगता है कि प्रेजेंटेबल होना, ग्रूमिंग थोड़ा पहले से कर लें, तो वो भी कोई आपको लगता है क्या कि इंटरव्यू में बिना ग्रूमिंग होके लोग आ जाते हैं, लाइक बाल ऐसे बिखरे हुए हैं? हाँ, राइट. अगेन मतलब प्रेजेंटेबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप वर्चुअल इंटरव्यूज दे रहे हो और इन ऑफिस इंटरव्यूज दे रहे हो. दोनों के लिए यू नीड टू बी वेरी प्रेजेंटेबल. अगर आप घर भी बैठे हैं बट आप मतलब आप अपने फ्यूचर मैनेजर के सामने इंटरव्यू दे रहे हो तो मतलब यू नीड टू बी वेरी प्रेजेंटेबल, राइट. हाँ, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो अगेन बिफोर द इंटरव्यू, एटलीस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू 15 मिनट्स पहले आप एटलीस्ट, जैसे आपने बोला कि चेक ऑल योर डिवाइसेस, चेक की बैटरी तो नहीं कहीं जाने वाली है, चार्जर कनेक्ट कर लो, अपना कैमरा चेक करो, अपने आप को देखो. सो आई थिंक ये फ्यू थिंग्स हैं जो वर्चुअल इंटरव्यू में काफ़ी मैटर करते हैं. ठीक है. एंड अगर हम इन ऑफिस इंटरव्यूज की बात करें, सबसे पहले प्लीज बी ऑन टाइम. ये पॉइंट हमने जितने भी पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं इस सब ने ये पॉइंट रेज किया है और ये आपको भी ध्यान में रखना चाहिए जो देवेशी बता रही है कि बी ऑन टाइम. हाँ. तो वो बहुत मिस आउट होता है इंटरव्यूज में, जो हमने देखा है. मतलब यू कैन बी बिफोर टाइम वेरी मच अप्रिशिएटेड, इफ यू आर ऑन टाइम वेरी मच अप्रिशिएटेड, बट इफ यू आर डिले इन मतलब यू आर कमिंग इन लेट तो आई थिंक वो नहीं होता है अप्रिशिएट. एंड सो हाँ, इन ऑफिस में सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, अगेन आपको 1-2 दिन पहले लोकेशन आ जाती है, ऑफिस कहाँ है, आपका कितने बजे है. सो आपको एक दिन पहले ही चेक ऑल योर कन्वेंस. आप मेट्रो चेक करो कितना टाइम लग रहा है, आप कैब से चेक करो कितना टाइम लग रहा है, तब कितना ट्रैफिक है, और आप वेल प्रिपेयर्ड होकर आओ. बहुत बार होता है कि 11 बजे का इंटरव्यू है, हमारा मैनेजर रेडी है बट कैंडिडेट्स 11:15 आ रहे हैं, मैम क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गया. ठीक है, हम एक सिचुएशन ले लेते हैं कि आपने चेक भी करा होगा बट उस टाइम लेट्स से कुछ एक्सीडेंट हो गया, तब रोड बन रही है, कुछ हो गया, कंप्लीटली फाइन. अगेन इन्फॉर्म. वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं देते और एज एन एचआर हम आपको कॉल करके पूछ रहे हैं कि अच्छा आप कहाँ हो, आप पहुंचे नहीं हो, गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन. वेरी इंपॉर्टेंट टिप. अगर लेट हो रहे तो कॉल करके आप बता दो कि मैं इस वजह से लेट हो रहा हूँ. राइट. बहुत नेचुरल है, ये कुछ भी हो सकता है, वी जस्ट नेवर नो. एंड हम उस पे हम आपसे आर्ग्यू या हम आपको जस्टिफाई करने के लिए नहीं बोल रहे. एक अपडेट बस एक अपडेट आप खुद ही बोल दो कि मैम समथिंग हैज हैपेंड, और क्या बता आप कैब से आ रहे हो, कैब ड्राइवर की गाड़ी खराब हो गई, वेरी नॉर्मल. बट आप बस एक इन्फॉर्म करो कि मैम आई एम रनिंग लेट, आप प्लीज मैनेजर को बता दो इफ वी कैन रीशेड्यूल फॉर 11:30 इंस्टेड ऑफ 11, ताकि मैनेजर भी इन्फॉर्म्ड रहे, वो अपना काम पहले कर ले और फिर वो 11:30 के लिए प्रिपेयर हो जाए. सो येस, तो इन ऑफिस के लिए रीच ऑन टाइम. इफ यू आर नॉट एबल टू रीच ऑन टाइम, इन्फॉर्म वेल, बट आई थिंक प्री प्लान योर जर्नी बिफोर कमिंग फॉर इंटरव्यू. सेकेंड है ऑलवेज कैरी वन सेट ऑफ रेज्यूमे.
हार्ड कॉपी, यस, हार्ड कॉपी अपना रेज्यूमे का लेकर चलो. थर्ड, आई थिंक जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, द वे यू ग्रीट your managers, the way you greet the person who is taking your interview, again very important. A very firm handshake if the person is offering, do that. A very positive smile on your face, a very energetic energy. बहुत मतलब be very confident while you're. I understand बहुत लोग हमेशा ये कहते हैं कि हम nervous है, freshers especially nervous है. We understand. नर्वस होते हैं हम भी. आई थिंक अभी भी अगर हम इंटरव्यू दे तो हम होंगे नर्वस, विच इज वेरी नॉर्मल. बट हाँ, वो पॉजिटिव एनर्जी, दैट पॉजिटिव स्माइल ऑन योर फेस, दैट एनर्जी दैट यू शो ड्यूरिंग द इंटरव्यू, अगेन आई थिंक वन ऑफ द स्किल्स रिक्वायर्ड बोथ इन वर्चुअल एज वेल एज इन ऑफिस इंटरव्यूज. ठीक है. आप कोई अगर ऑफिस के अंदर एंटर करता है एंड देयर इज अ प्रोबेशन पीरियड, राइट, तो उस प्रोबेशन पीरियड में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो जर्नी बड़ी स्मूथ रहे? बिकॉज इन बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे कभी कभी प्रोबेशन किसी का पीरियड जो है उसके बाद वो एक्सटेंड नहीं किया जाता है, उसमें रिलीव कर दिया जाता है अगर जो बातें इंटरव्यू में बोली गई हैं वो सब चीजें वहाँ नहीं दिख रही हैं, राइट, वो स्किल्स नहीं दिख रहे हैं, स्किल सेट नहीं दिख रहे हैं. कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो प्रोबेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है? When you are starting your journey, मतलब आपने you're shortlisted for the role and अब आप सीख रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि कैसे कंपनी वर्क करती है, कैसे वो रोल वर्क करता है. प्रोबेशन पीरियड में वन स्किल आई वुड से ये आपका वो एटीट्यूड होना चाहिए. यू शुड बी वेरी प्रोएक्टिव, ठीक है, एंड यू शुड नॉट एट ऑल फियर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर मैनेजर्स और फ्रॉम योर सीनियर्स, क्योंकि दिस इज द ओनली वे यू विल लर्न. अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा बट आप बस बैठे हुए हो अपने सीट पे और आप नहीं क्वेश्चन पूछ रहे क्योंकि बस आप सोच रहे हो कि अच्छा वो बहुत सीनियर है या वो मैनेजर है, वो अवेलेबल नहीं है, ऐसे नहीं होता. हमें ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, उनकी मीटिंग शेड्यूल्ड है, उनके कैलेंडर्स बुक्ड है, बट दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. इट्स जस्ट आपको वो स्टेप लेना होगा. मैनेजर्स इतने ऑक्यूपाइड होते हैं कि मे बी वो आपके पास नहीं आ पा रहे आपसे पूछने की अच्छा एवरीथिंग ओके, बट यू नीड टू बी वेरी प्रोएक्टिव विद दिस कि आप जाओ उनसे पूछो कि सर और मैम, आई मीन अगर आप अवेलेबल है, आई जस्ट हैव कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है. लेट्स नॉट मैनेजर, अपने टीममेट से पूछो. सो दैट इंटेंट टू एक्चुअली वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इंटेंट टू लर्न, दैट ज़ील टू लर्न एंड योर प्रोएक्टिवनेस, आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक ड्यूरिंग प्रोबेशन वुड एक्चुअली मेक यू स्टैंड आउट ऑफ अदर कैंडिडेट्स जो सेम रोल के लिए आई थिंक ज्वाइन करें. एंड इट्स टोटली फाइन. शुरू में प्रॉब्लम होती है किसी को भी, फर्स्ट टाइम कंपनी ज्वाइन करोगे तो बहुत चीजें समझ नहीं आएंगी, राइट, तो वो ये कि रीच आउट करो मैनेजर से, मेंटोर से रीच आउट करो एंड देन आस्क क्वेश्चंस चीजों को लेके. आई मीन अगेन हाँ, वेरी ह्यूमन थिंग. जैसे हर चीज में सेटल होने में आपको टाइम लगेगा. अगर आप जैसे स्कूल से जब कॉलेज भी गए होगे आपको वहाँ पे भी सेटल होने में टाइम लगा होगा, बट यू गॉट योर फ्रेंड्स, यू गॉट गुड फैकल्टी जिसने आपको बेटर हेल्प करा होगा सेटल होने में. वैसे ही जब आप कहीं भी नई जगह पे जाते हो, सेटल होने में टाइम लगता है, तो आप वैसे मत सोचो कि अच्छा मुझे शुरू में कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं. वो एटीट्यूड मत रखो. उससे बेटर है कि अच्छा हाँ मुझे टाइम लगेगा समझने में बट मुझे वो समझना है. वो एटीट्यूड अगर आप रखोगे आई थिंक आपका प्रोबेशन ऑब्वियसली क्लियर होगा. कोई डाउट ही नहीं है कि वो ना क्लियर हो. ट्रू. ठीक है, तो लगभग हमने पूरा रोड मैप अभी डिस्कस कर लिया है एचआर फील्ड के बारे में. इवन बाकी फील्ड में भी जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक रोड मैप है. और जो इंटर्न्स हैं उनके लिए भी अभी जैसे प्रोबेशन की बात करें तो ये सब चीज़ें वहाँ भी अप्लाई होती हैं अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें जो बहुत कॉमन चल रहा है आजकल एआई फील्ड, कि एआई हर जगह आ गया, तो आपका इसमें टेक क्या है कि किस तरह से एआई हेल्प कर सकता है बिगिनर्स को, या फिर बिगिनर्स को क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए वो एक जॉब को क्रैक करें या इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हैं, और बाद में उनको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए जब वो एचआर फील्ड में एंटर कर जाते हैं. तो एक एआई को पूरा डिस्कस करते हैं. Right. So, I think AI has taken over all the fields currently, and HR maybe from a recruiter point of view, I would say कि काफ़ी platforms जैसे ATS आ चुका है, Application Tracking System. This is one platform wherein कि this helps us to shortlist and screen. मतलब वो जो हमारा टाइम एक एक रेज्यूमे देखने में जाता था वो आई थिंक अब ये ATS के थ्रू हो जाता है. हाँ, AI के थ्रू होने लग गया है तभी. एंड फ्रॉम अ कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू मे बी जैसे आपने बोला कि फ्रेशर्स कहते हैं कि हमारे रेज्यूमे ही आगे नहीं शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं,
अब नाउ दैट AI हैज स्टार्टेड स्क्रीनिंग योर रेज्यूमेस, अगर आप रेज्यूमेस अब ठीक नहीं करोगे ना तो वो कोई ह्यूमन नहीं देख रहा है, वो AI के थ्रू हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अगर लेट्स से आप HR के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने स्किल्स में मार्केटिंग लिख दिया है, आपने स्किल्स में सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, HR का कुछ मेंशन ही नहीं है, कम्युनिकेशन कुछ मेंशन नहीं है, तो वो AI रिजेक्ट कर देगा। So अब you need to also build your resume on basis of what you're applying for the role, because I think most of the companies are using AI to screen the first filtration for any role. Secondly, I think from a recruiter point of view, AI is also helping us in while we are making JDs, job descriptions जब हम बनाते हैं, हम बना लेते हैं, but I think a lot of things अगर हमें कुछ add on करना होता है, through that I think AI also helps generating those JDs quicker, I would say. Also कोई emails अगर candidates को भेजना है, कुछ communication candidates को करना है, I think वो template set करना is also help. AI is one thing that is helping from the recruiter point of view. If now that we talk from the candidate point of view, right? जैसे मैंने बोला था कि now companies are asking you to apply over emails. So I think you can get hold of AI to write good emails to companies. I think this would also again make your resume, make your email stand out. So I think ये candidate के point से उस पे भी हमने कुछ like as I said कि I also hire for my team, जब आप लोग shortlist करके आते हैं तो हमारे पास ही आता है वो अपनी टीम में हायरिंग करने के लिए, तो AI का भी थोड़ा स्मार्टली यूज करना चाहिए, राइट? आपने देखा होगा कई लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देते हैं चैट जीपीटी से, तो थोड़ा सजेशंस वहां से लें, थोड़ा अपना सेंस भी उसमें, मतलब आप पूरा AI पे डिपेंड नहीं हो सकते। AI can be a good help for you but not at all a full dependency. वो आपका अगेन सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। हमारे पास भी आता है, वो उसी फॉन्ट में कॉपी पेस्ट करके भेज देते हैं एंड वो कंपनी को भी नहीं एडिट करते, वो लिखा हुआ है कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी, आई एम इंटरेस्टेड एट इंटर्नशाला लिखना था, बट उसने बस कॉपी पेस्ट करके भेज दिया। तो यस, AI आ तो गया है, बट अगेन AI कुड बी डेंजरस ऑल्सो इन दिस वे। सो आपको बहुत ध्यान से AI का यूज़ करना है। इफ़ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, अगर आप समझ गए हो ना कि AI को कैसे यूज़ करना है, वो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आप नहीं समझ पा रहे, अभी भी आप बस उनको फॉलो कर रहे हो, तो आई थिंक दैट कुड बी डेंजरस फॉर बोथ, इवन रिक्रूटर एंड HR। अगर हम भी कोई ईमेल भेज रहे हैं और हम पहले ईमेल लिखते हैं, हम उसको मे बी मॉडिफाई करने के लिए AI यूज़ करते हैं, सजेशंस के लिए कर सकते हैं, सजेशंस के लिए यूज़ करते हैं, बट हमने विदाउट प्रूफ रीड हमने सीधा ईमेल भेज दिया, तो आई थिंक दैट कुड बी डेंजरस फॉर अस ऑल्सो। सो आई थिंक अगेन अनदर की स्किल सेट फॉर बोथ रिक्रूटर्स एंड कैंडिडेट्स, प्रूफ रीड एनीथिंग दैट यू आर सेंडिंग आउट, either to candidates from a recruiter point of view and for candidates, अगर आप recruiters और employers को कुछ भेज रहे हो, always proofread whatever you are sending. तो कोई अगर HR फील्ड में एंटर करना चाहता है, कौन कौन सी AIs अभी अवेलेबल हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं? राइट, सो आई मीन इसका अभी मेरे को इतना भी नॉलेज नहीं है, बट आई थिंक फ्यू जो हम यूज़ करते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया, ये कुछ वेबसाइट्स है विच वुड हेल्प यू टू राइट गुड ईमेल्स। आई थिंक आपके वो सजेशंस व्हेन इट कम्स टू रिटन इन कम्युनिकेशन व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर ईमेल, सो आई थिंक दैट दोज वुड बी अ गुड। देयर आर लॉट ऑफ AIs which will also help you in building your resumes. I think वो भी for freshers would help. Also, they can make resume in Internshala platform also. I guess we have a yes automation system. Again वो भी it's a very good feature at Internshala. आप अपने बस डिटेल्स डालने, वो पूरा फॉर्मेटिंग एंड टू एंड, आई थिंक आपका रेज्यूमे पूरा फॉर्मेटेड रेज्यूमे आपको मिल जाएगा। इट्स जस्ट कि आपको अपने डिटेल्स डालने इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। आई वुड जस्ट से स्ट्रक्चर्ड इन द सेंस कि आपने सही लिखा हो when you are writing about your skills and writing about your responsibilities that you've done or about your education, बस वो correctly लिखा हो, but पूरा end to end वो structure, वो formatting, वो पूरा through Internshala resume भी हो सकता है। ठीक है। HR फील्ड में कौन कौन एंटर कर सकता है? लाइक आपने तो BBA किया था, राइट? ऐसा भी इज इट पॉसिबल कि कोई BTech करता है, कोई ग्राफिक डिजाइन करता है, वो भी इस फील्ड में एंटर कर सकता है क्या HR फील्ड में? हाँ, राइट, डेफिनेटली। सो आई डोंट थिंक
आई वुड से HR में तो एनी कोर्स कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन कुछ भी करा हो आप एंटर कर सकते हो। और अगर हम इन जनरल सारे रोल्स की बात करें, आई थिंक आप किसी भी रोल में अगर जाना चाहते हो ना, यू कैन एंटर दैट रोल। बस आई थिंक इट्स जस्ट दैट व्हाट वुड गिव यू एन अपर हैंड, इधर आपने उस रोल में कुछ इंटर्नशिप करा हो या आपने कुछ कोर्सेज करा हो। जैसे लेट्स से अगर आप HR में आना चाहते हैं एंड आप टेक बैकग्राउंड से है या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से है, बट आपको अब लग रहा है कि इंटरेस्ट HR में है, सो यू कैन डू ऑनलाइन कोर्सेज। जैसे इंटर्नशाला पे ही वी हैव अ ग्रेट प्लेसमेंट गारंटी कोर्सेज विच इज़ इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड वी ऑफर गारंटीड प्लेसमेंट पोस्ट द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। So this course would really help someone who's not coming from an HR background. Career switching भी possible है। Career switching के लिए I think best course होगा। आपको पूरा end to end HR के बारे में बताया जाएगा, क्या HR field में होगा, and after doing this course if you're guaranteed getting placed somewhere, तो आपको वो experience भी मिल जाएगा। And then आप अपना career का start through courses and through internships कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें चैलेंजेस की, तो HR फील्ड में व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस? राइट, एज एन रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू एक फील्ड की बात करें जो उनको पता होना चाहिए कि ये चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे HR फील्ड में, इसके लिए आप प्रिपेयर रहे हैं उसको पहले। राइट, सो हाँ, तो आई थिंक चैलेंजेस तो आई वुड से व्हेन इट कम्स टू यू बीइंग अ रिक्रूटर, काफ़ी बारी ये हो सकता है कि मे बी आपको जो कैंडिडेट क्लोज करना है दैट इज़ आपको अपने हायरिंग मैनेजर से एक डेडलाइन मिली गई है एंड आपको तब तक क्लोज करना है, आपसे वो क्लोज नहीं हो रहा है एंड नहीं हो रहे कि बहुत रीजन है। मे बी वो परफेक्ट कैंडिडेट नहीं मिल रहा जो हायरिंग मैनेजर को भी सूटेबल लग रहा है, वो रोल को भी फिट कर रहा है, वो लोकेशन भी फिट कर रहा है। अगेन बहुत फिल्टर्स होते हैं जब हम एक स्पेशली इन ऑफिस कैंडिडेट हायर करते हैं। सो आई थिंक रिक्रूटमेंट में वो परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढना कभी कभी काफ़ी स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर रहा है या कुछ फिल्टर्स मीट नहीं कर पा रहा है, आपके डेडलाइन काफ़ी क्लोज है। वो आई थिंक कुड बी वन चैलेंज व्हेन इट कम्स टू HR। बाकी आई मीन मेरे को एज सच अभी कोई चैलेंजेस नहीं लग रहे, बट क्योंकि मोस्टली क्योंकि रिक्रूटमेंट में काम करा, आई जस्ट फील कि मेजरली चैलेंजेस ये होता है कि वो परफेक्ट कैंडिडेट नहीं मिल रहा होता है, वो डेडलाइन आपकी क्लोज हो गई है एंड क्योंकि हायरिंग नहीं हो पा रही है समवॉट एंड सम वे वो कंपनी के रेवेन्यू पे भी फिर इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो हायरिंग क्लोज नहीं हो रही है, अर्जेंट हायरिंग्स है, वो रेवेन्यू इम्पैक्टेड हायरिंग्स है। तो आई थिंक वो एक मेजर चैलेंजेस आ सकते हैं इन द फील्ड ऑफ HR। तो आपने जैसा बताया तो उससे एक चीज मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि कई बार होता है कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आती हैं और कई बार होता है कि बहुत अच्छे प्रोफाइल्स आते हैं। से डिजाइन की बात कर लें, राइट, बहुत अच्छा प्रोफाइल आया पर वो रिजेक्ट हो गया बिकॉज टीम की रिक्वायरमेंट कुछ अलग थी, उनको अलग तरह का कैंडिडेट चाहिए जो सोशल मीडिया में काम कर पाए, या फिर वो कोई वीडियो एडिटर है तो वो कोई पर्टिकुलर स्टाइल की वीडियो एडिटिंग में अच्छा हो, राइट। तो अच्छे कैंडिडेट भी रिजेक्ट होते हैं, तो इसमें डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। वो हो सकता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट थी, आप अपनी जगह बहुत सही हो, आपका रिजेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि आप खराब हो, आपका रिजेक्शन इसलिए हुआ है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट वो मैच नहीं कर रही है। एंड जैसे आपने बताया कि बहुत ब्रॉड फील्ड्स हैं, हो सकता है कि एक ही डिपार्टमेंट में एक ग्राफिक डिजाइन वाला है या फिर HR टीम में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और वो डिपार्टमेंट की अलग रिक्वायरमेंट है जो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, बट आप अच्छे हो तो आप यू शुड कीप ट्राइंग, अलग अलग कंपनीज में ट्राई करो और कहीं ना कहीं आपके स्किल सेट के हिसाब से रिक्रूटमेंट हो जाए, राइट। ठीक है, बिफोर रैपिंग अप द शो आप कुछ फाइनल टिप्स शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ ताकि बिगिनर्स को अपना करियर बनाने में हेल्प मिल सके? राइट, सो स्पेशली अगर फ्रेशर और अ बिगिनर आप HR फील्ड में आना, इफ़ यू थिंकिंग कि आपको HR फील्ड में आना है, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर इन HR, आई थिंक फ्यू टिप्स जस्ट वुड बी कि डू योर इंटर्नशिप्स। एनी फील्ड, आप किसी फील्ड में एज अ करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इंटर्नशिप्स करिए। आई थिंक वो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई वुड रियली रेट प्रैक्टिकल नॉलेज ग्रेटर देन द थियरी नॉलेज। आप कोर्सेज पढ़े, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आप कोर्सेज करें, दैट इज़ आई वुड स्टिल कीप इट सेकेंडरी, बट इंटर्नशिप्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इंटर्नशिप में मिलती है, क्योंकि
आजकल तो बहुत इंटर्नशिप्स इन ऑफिस हो गई है, हमारे इंटर्नशाला में ही मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप्स आर इन ऑफिस, तो आपको वो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिल जाता है व्हाइल यू आर डूइंग योर इंटर्नशिप्स। एंड फिर आप जब एक जॉब के लिए जाते हो ना, आप वो उतना नर्वस नहीं होते हो कि अच्छा हाँ मैं तो ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट में काम कर चुका है, वर्कड इन अ कंपनी, तो आपको जॉब के टाइम इतनी नर्वसनेस नहीं होती। तो आई थिंक टिप्स फॉर ऑल बिगिनर्स वुड बी, इफ यू आर प्लानिंग ऑन स्टार्टिंग योर करियर, इज डू इंटर्नशिप्स एंड अपस्किल योर सेल्फ। सेकेंड प्रायोरिटी जैसे मैंने रखा था कि कोर्सेज करें, अपस्किल योर सेल्फ। आप जितना नॉलेज गेन करोगे, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जा सकती। और एचआर, स्पेशली एचआर को तो मल्टीपल फील्ड्स में कोऑर्डिनेट करना होता है, मल्टीपल फील्ड्स में कोऑर्डिनेट करना होता है। तो आई थिंक जितना आप कोर्सेज करेंगे, आप जितना अपने आप को अपस्किल करेंगे, और स्पेशली एचआर में इट्स नॉट नेसेसरी आपको एचआर कोर्सेज करना है। देयर आर लॉट ऑफ, जैसे हमने बोला MS एक्सेल का कोर्स करें, आप कम्युनिकेशन कोर्स कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ पीपल मैनेजमेंट कोर्सेज, कि आप लोगों को समझने के लिए भी कोर्सेज होते हैं। देयर आर पीपल मैनेजमेंट कोर्स, HR के ही अंडर पीपल मैनेजमेंट कोर्स आ जाएगा, और कम्युनिकेशन कोर्स लाइक हाउ टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, दैट इज ऑल्सो अ कोर्स। आप ऐसे कोर्सेज करेंगे, दैट वुड ऑल्सो हेल्प लाइक स्टार्टिंग योर करियर। सो थैंक यू देवेशी, एंड थैंक्स टू द ऑडियंस एज वेल। जैसे कि देवेशी ने पूरे रोड मैप में बताया कि ATS के बारे में डिस्कस किया, रिज्यूमे के बारे में डिस्कस किया, इंटरव्यूज़ के बारे में डिस्कस किया, तो आप हमारे इंटर्नशाला ऑफिशियल चैनल्स में जाके वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे कई सारी वीडियोस हैं जिनमें ATS रिज्यूमे कैसे बनाना है वो भी मेंशन किया गया है। अगर आप जॉब्स सर्च कर रहे हैं, हमारे फ्रेशर जॉब्स चैनल में जा सकते हैं, वहाँ पे डेली हम वीडियोस बनाते हैं जिसमें HR जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम, UI UX जॉब, जो भी जिस भी फील्ड में आप हैं उसकी जॉब्स अगर ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म में आके इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लाइक माइंडेड एक कम्युनिटी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो वी हैव आइस क्लब्स इन द इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म। आप वहाँ पर रजिस्टर करके वहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, अपने जो भी आपके थॉट्स हैं या फिर किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अपस्किलिंग, हमें इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। आप जैसे देवेशी ने बताया MS एक्सेल है, कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड इवन वी हैव इंटर्नशाला प्लेसमेंट गारंटी कोर्स देयर। आप करियर स्विच करना चाहते हैं या फिर आपको जॉब लगने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ से भी आप गारंटेड प्लेसमेंट ले सकते हैं। सो थैंक यू देवेशी, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू, थैंक्स टू द ऑडियंस।